नमस्ते और इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के उस शानदार और दिलचस्प इतिहास के पन्नों को पलटने वाले हैं जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा तय की। हमारा मुख्य फोकस रहेगा दो सबसे महान साम्राज्यों पर, मौर्य और गुप्त राजवंश। देखिए, ये सिर्फ कुछ राजाओं और उनके युद्धों की घिसी-पिटी कहानी नहीं है, बल्कि यह शासन चलाने, अर्थव्यवस्था को संभालने और समाज को गढ़ने के दो बिल्कुल अलग-अलग तरीकों की बहुत ही रोमांचक कहानी है। तो आइए फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे खंडित राज्यों से लेकर एकीकरण तक के सफर से। फिर हम देखेंगे विशाल मौर्य तंत्र का निर्माण, अशोक का शांति की तरफ ऐतिहासिक झुकाव, गुप्त काल का वो मशहूर स्वर्ण युग और अंत में उस नवाचार की विरासत की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। चलिए, अपने पहले अध्याय से शुरू करते हैं, खंडित राज्यों से एकीकरण तक का सफर और कैसे प्रारंभिक बस्तियों से सत्ता का एक बहुत बड़ा खालीपन या पावर वैक्यूम पैदा हुआ। अगर हम समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाएं तो एक विशाल और एकजुट साम्राज्य बनने से बहुत पहले ये पूरा उपमहाद्वीप छोटे-छोटे क्षेत्रीय सरदारों और सैकड़ों राज्यों का एक बिखरा हुआ जाल था। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक काल और महाजनपदों के उदय तक सत्ता हमेशा बटी ही रही। लेकिन फिर 327 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के सिकंदर ने एक संक्षिप्त आक्रमण किया। इस एक घटना ने पंजाब क्षेत्र की क्षेत्रीय ताकतों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। जब सिकंदर वापस लौटा तो अपने पीछे सत्ता का एक बहुत बड़ा वैक्यूम छोड़ गया। और सच कहूं तो इसी एक घटना ने भारत के एकीकरण के लिए हमेशा के लिए दरवाजे खोल दिए। और यहीं से हमारे दूसरे पड़ाव की शुरुआत होती है, विशाल मौर्य साम्राज्य और उपमहाद्वीप के पहले महान साम्राज्य का निर्माण। सिकंदर के जाने के बाद जो मौका मिला उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने दोनों हाथों से लपका और मगध पर अपना नियंत्रण कर लिया। अब जरा एक पल रुककर इस चौंका देने वाली संख्या पर गौर कीजिए। 6 लाख। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मौर्य साम्राज्य के पैदल सैनिकों की गिनती है। और बात सिर्फ पैदल सैनिकों की ही नहीं थी। इस विशाल सैन्य शक्ति में 30,000 घुड़सवार और 9,000 युद्ध हाथी भी शामिल थे। जरा कल्पना कीजिए इस सेना के आकार की। इसके साथ ही एक बहुत ही चालाक और विस्तृत जासूसी नेटवर्क भी काम कर रहा था। इसी भारी भरकम सेना और खुफिया तंत्र के दम पर मौर्यों ने पश्चिमी और दक्षिणी एशिया में एकदम सख्त सुरक्षा और कड़ा नियंत्रण बनाए रखा। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई इतने बड़े तामझाम का खर्चा कहां से आता था? इसके लिए उन्होंने क्षेत्रीय करों को हटाकर एक सख्त राष्ट्रीय स्तर की टैक्स प्रणाली लागू कर दी। किसानों को स्थानीय राजाओं के कर से आजाद कर दिया गया ताकि वो सीधे केंद्रीय खजाने में अपना योगदान दे सकें। और ये पूरा का पूरा सिस्टम अर्थशास्त्र नाम के उस मशहूर प्राचीन ग्रंथ के सिद्धांतों पर चलाया जाता था। एकदम सटीक और केंद्रीकृत योजना। लेकिन फिर इस सैन्य शक्ति के चरम पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सम्राट अशोक का शांति की ओर झुकाव, आक्रामक युद्ध से हटकर बुनियादी ढांचे की तरफ उनका मुड़ना। चंद्रगुप्त और बिंदुसार के बाद जब अशोक ने सत्ता संभाली तो कलिंग का वो विनाशकारी युद्ध हुआ। उस युद्ध की भयानक तबाही और जानमाल के नुकसान ने अशोक को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने हमेशा के लिए हिंसा त्याग दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने साम्राज्य को चलाने का तरीका ही बदल डाला। उन्होंने अपने नए शांतिपूर्ण कानूनों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए मुख्य चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर बड़े-बड़े शिलालेख और स्तंभलेख लगवाए। ये उस जमाने का मास कम्युनिकेशन था। युद्ध और कब्जे की जगह अब अशोक ने साम्राज्य के खजाने का मुंह जन कल्याण की तरफ मोड़ दिया। हजारों नई सड़कें बिछाई गईं, नहरें खोदी गईं, अस्पताल और विश्राम गृह बनाए गए। इस शांतिपूर्ण माहौल का सबसे बड़ा फायदा व्यापार को हुआ। सिल्क रोड और दूसरे रास्तों के जरिए फारस जैसी जगहों पर रेशम, सूती कपड़ा और मसालों का निर्यात जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। खैर, अशोक के बाद चीजें बिगड़ने लगी और यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। इतना समृद्ध और विशाल साम्राज्य आखिर अचानक से खुद को दिवालिया कैसे कर सकता है? इसका जवाब उसी सैन्य तंत्र में छिपा है जिसने कभी इस साम्राज्य की नींव रखी थी। शांति के दिनों में भी इतनी विशाल सेना और नौकरशाही को पालने का खर्च आसमान छू रहा था। सैनिकों और अधिकारियों की तनख्वाहें देते देते आखिरकार केंद्रीय खजाना खाली हो गया। ये मशीन इतनी महंगी हो चुकी थी कि इसे चलाए रखना नामुमकिन हो गया। नतीजा, वो विशाल मौर्य साम्राज्य व्यापारिक मार्गों पर बसे छोटे-छोटे क्षेत्रीय राज्यों में टूटकर बिखर गया। चलिए अब इतिहास के पन्नों में सदियों आगे चलते हैं। गुप्त काल का स्वर्ण युग।
एक बहुत लंबे अंतराल के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में एक नए साम्राज्य का उदय होता है। मौर्यों के पतन के बाद सदियों तक सत्ता बिखरी रही। फिर गुप्त साम्राज्य के रूप में एक नई ताकत उभरी। अपने पूर्ववर्तियों के काम को आगे बढ़ाते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय ने 395 ईस्वी तक एक बार फिर पूरे भारत को एकजुट कर दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने ये सिर्फ युद्ध से नहीं किया, बल्कि इसमें समझदारी भरी राजनीतिक संधियों और विवाहों का भी बड़ा हाथ था। और उनका शासन करने का तरीका वो मौर्यों से एकदम अलग था। और ये तुलना दोनों के बीच के उस फर्क को बहुत ही साफ कर देती है। एक तरफ मौर्य थे जिनका मॉडल था कड़ा नियंत्रण, हर तरफ जासूस और सीधा टैक्स वसूलना। वहीं दूसरी तरफ गुप्त शासक थे जिनका रवैया काफी रिलैक्स्ड और विकेंद्रीकृत था। उन्होंने स्थानीय राजाओं को खुद अपना शासन चलाने की आज़ादी दी। वे जासूसों के बजाय राजनीतिक सहयोगियों पर भरोसा करते थे और उनका खजाना मुख्य रूप से उनके अधीन राजाओं से मिलने वाली श्रद्धांजलि या ट्रिब्यूट के पैसों से भरता था। अब बात करते हैं हमारी आखिरी चर्चा की, नवाचार की विरासत। गुप्त साम्राज्य की इस लचीली अप्रोच ने समाज में शांति, सुरक्षा और संस्कृति का एक ऐसा विस्फोट किया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इसी विकेंद्रीकरण ने उस समय को जन्म दिया जिसे हम आज भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। जब समाज सुरक्षित होता है तो दिमाग रचनात्मक काम कर पाता है। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान में पाई की वैल्यू की सटीक गणना की। कालिदास ने वो महान संस्कृत साहित्य रचा जो आज भी पढ़ा जाता है। और विष्णु शर्मा, उन्होंने पंचतंत्र की रचना की जिसकी कहानियां आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। और ये विरासत यही खत्म नहीं होती। वुड स्टील जैसी बेहतरीन तकनीक विकसित की गई जिसका निर्यात चीन और अरब तक हुआ। हमारे गणितीय अंकों ने पूरी अरब दुनिया के गणित को बदल कर रख दिया। हालांकि बाद में खानाबदोश, श्वेत हूणों के हमलों ने इस महान गुप्त साम्राज्य का अंत कर दिया और भारत एक बार फिर क्षेत्रीय राज्यों में बंट गया। लेकिन उनके किए गए वैज्ञानिक और सांस्कृतिक नवाचार हमेशा के लिए दुनिया की धरोहर बन गए। तो इस पूरी चर्चा के अंत में सोचने वाली बात यह रह जाती है, सत्ता को संभालने के ये दो बिल्कुल अलग तरीके थे। मौर्यों का वो सख्त केंद्रीय नियंत्रण और गुप्त साम्राज्य की वो लचीली आज़ादी, दोनों ने ही मानव सभ्यता पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। तो आप लोग क्या सोचते हैं, किसी भी सभ्यता की महान शांति और वैज्ञानिक उन्नति आखिर किस ढांचे में ज्यादा बेहतर तरीके से पनपती है, एक सख्त नियंत्रण में या फिर एक आज़ाद माहौल में? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के दौर में भी उतना ही मायने रखता है जितना कि हजारों साल पहले था।